सो वेलकम अनदर पीडीएफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों ने सीएसआईआर नीट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन देख लिया होगा और फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। अगर किसी भी कारण से फॉर्म आप फिल नहीं कर पाए तो आप उसको फिल कर लीजिए। और अब टाइम है आपको सीएसआईआर के सिलेबस में से जो कंसाइज है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करने का, उनको रिवीजन करने का और उनको उनके उस यूनिट से आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वेटेज रखने वाला यूनिट है सीएसआईआर एस्पिरेंट्स के लिए और उस एग्जाम्स के लिए। उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के यूनिट से कौन कौन से टॉपिक आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, आज इस वीडियो में उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। एज वेल एज आपके लिए स्टडी टिप्स इस अपकमिंग 2 मंथ के लिए क्या होनी चाहिए, कैसे आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। सो देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें से क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सुन करके आपको ये लग सकता है कि हाँ ये शायद मैंने पढ़ा हुआ है और ये मुझे इसके बारे में आता है, लेकिन सीएसआईआर के क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है उसी टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को आपको करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है दैट इज डीएनए स्ट्रक्चर्स एंड रेप्लिकेशंस को लेकर के यहाँ पे वाटसन क्रिक मॉडल को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि उसके पूरे एक एक पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करनी है और आपको समझना है कि मेजर एंड माइनर ग्रुप का क्या मतलब होता है, कितने बॉन्ड का एंगस्ट्रॉम का डिफरेंसेस होती हैं और क्या उसके रूल्स होते हैं। ये सारी सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्या करनी है, स्टडी करनी है। फॉर्म्स ऑफ डीएनए एबीजेड, इसके कंपैरेटिवली आपको कभी कभी पूछ देता है, कई बार एग्जाम में डीएनए जेड डीएनए के फॉर्म में और बी डीएनए के फॉर्म में स्टेटमेंट देकर के पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। तो कंपैरेटिवली एनालिसिस होना जरूरी है और इसके साथ साथ में इनके बारे में जो सही चीज़ें है वो तो आप जानिए ही, जो चीज़ सही नहीं है वो भी आप जानते रहिए, बिकॉज सीएसआईआर कभी भी ट्विस्ट करके सवाल आपसे पूछ सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो कि सब बहुत ही इजी और बहुत ही कॉमन सा टॉपिक लगता है, लेकिन इसी डीएनए रेप्लिकेशन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो गलतियां हो जाती हैं। लाइक एज आपसे कोफैक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे एंजाइम के बारे में पूछा जा सकता है, उन एंजाइम्स के फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म को लेकर के पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डेप्थ में जाकर के पढ़नी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है ये सीएसआईआर में कभी नहीं पूछेगा। आपको डीएनए रेप्लिकेशंस के अंदर में जो चीज़ें होती है उसके बारे में स्टडी करना होता है। यहाँ पे टॉपिक्स भी मैंने मेंशन कर रखा है, दैट इज मैकेनिज्म जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस का, उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए गए रेडियो लेवलिंग का उसके बारे में पूछा जा सकता है। जनरेशन टू जनरेशन में कितना परसेंट न्यू वाले का होगा, कितना परसेंट आपका रेडियो लेवल्ड वाले का होगा, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी आप सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आप पढ़ते हैं उसको लेकर के हमेशा सवाल बनता रहता है। रेडियो लेवलिंग करने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया गया था और थर्ड जनरेशन में जाने पर क्या रेशियो रह जाएगा न्यू और पेरेंटल वाले में, सेकंड जनरेशन में क्या रह जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीएसआईआर में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते थे और अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता ही जाएगा। तो अपने आप नॉलेज के डेप्थ को भी क्या कीजिए, बढ़ाते जाइए और ज़्यादा स्टडी उस पे करते जाइए। वो कि बाकी नेक्स्ट आपका एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन या दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज एंड लाइगेज, ये की एंजाइम्स मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन इसके अलावा भी जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस में आपको उनको भी स्टडी करनी है। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में स्टडी सिर्फ ये नहीं करना है डीएनए पॉलीमरेज क्या है, आपको इसके सब यूनिट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। रेप्लिकेशंस ओरिजिनल फॉर डायनामिक्स, किस तरीके से रेप्लिकेशंस की प्रोसेस है जो हो रही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस कैसे बन रहा है, कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन क्या होगा और रेप्लिकेशन फॉर के डायरेक्शंस का क्या होंगे, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके स्टडी करनी चाहिए। टीलोमरेज और टीलोमर का फंक्शंस क्या है, किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी यूकेरियोटिक सेल्स में, और कौन सी सेल्स होगी जहाँ पे टीलोमरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, कौन सा सेल्स होगा जहाँ टीलोमरेज एक्टिविटी नहीं होगा। ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो थोड़ा जो टॉपिक है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज आरएनए स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसक्रिप्शंस। आपको ट्रांसक्रिप्शंस के रिगार्डिंग में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पहले तो दे रखा है टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, एमआईआरएनए और एसआईआरएनए। इन्हीं आरएनए को ही लेकर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं पार्ट बी में और क्वेश्चंस बच्चे गलती करके चले जाते हैं। तो आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लेनी है। क्या है इनका कॉन्सेप्ट, कहाँ से ओरिजिन होते हैं, क्या फंक्शंस करते हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस है, क्या इनमें सिमिलरिटी है, ये सब कुछ आपको एक टेबल के फॉर्म में कॉपी पे मेंशन करना होगा ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके साथ में रहे। सीएसआईआर के एग्जाम्स में क्वेश्चंस में जो 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ये चारों ही ऑप्शंस बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। आप अगर जरा सा भी अपने
कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं रखेंगे तो फिर आपको ये गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ऑलरेडी 4 ऑप्शंस में से सिर्फ़ एक ही सही है, मीन्स 25% ही सही होने का पॉसिबिलिटी है, 75% गलत होने का। तो इस 25% को आपको 100% बनाने के लिए अपने नॉलेज को और अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। कई बार का एक्सपीरियंस है, बच्चे यही बोलते हैं कि सर टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे आता भी था लेकिन एग्ज़ाम में सवाल क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। उसके पीछे का सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र रीज़न कि आपको आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, उस पे आपकी क्लीयरेंस बहुत अच्छी नहीं थी। आप उसको लेकर के फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस आप करते रहिए, ताकि उन 4 ऑप्शन में से जो ऑलरेडी एक ही ऑप्शन सही है, 3 गलत हैं, उनको 3 को आप फ़िल्टर कर पाएँ और सही ऑप्शंस पे टिक लगा कर के आप मार्क्स ले जाएँ। सो उसके लिए यही है कि आपको सिर्फ़ इनके बारे में नहीं पढ़ना है, इनका आपस में एक-दूसरे से क्या रिलेशन है, ये भी आपको देखना है। कैसे ये दूसरे से आपस में डिफरेंट हैं, कैसे एक दूसरे से आपस में सिमिलर हैं, क्या-क्या इनका फ़ंक्शन है, ये अगर सेल में नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। इन सारे पर्सपेक्टिव पे भी आपको थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा और उनके पर्सपेक्टिव से आपको सोच करके उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी और आंसर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सीएसआईआर एग्ज़ाम में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँगे। याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो डायनामिक चीज़ है पूरे लाइफ साइंस में वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नई-नई डिस्कवरी होती रहती हैं और दुनिया भर में कितने रिसर्च चल रहे हैं इन सारे टॉपिक्स पे, सेल बायोलॉजी पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, बायोकेमिस्ट्री पे। तो इनका नॉलेज आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। पुराना जो चीज़ आपने पढ़ लिया उसको सीएसआईआर ने पूछ लिया और जो जो पूछ लिया वो रिपीट नहीं करने वाला। वो हमेशा क्वेश्चंस को डिज़ाइन अलग तरीके से करता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा-सा समझना होगा। ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में ही ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का पहले कॉमन जो चीज़ है उसको मेंशन कर लीजिए कि क्या-क्या चीज़ें सिमिलरिटी है, क्या-क्या चीज़ें डिफरेंट है, ये भी आपको मेंशन होना चाहिए कि कैसे डिफरेंट है। ज़्यादा कौन एफिशिएंट है, लेस कौन एफिशिएंट है, किसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज़ के बारे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूकैरियोटिक के केस में, जबकि प्रोकैरियोटिक केस में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज़ एक है। दोनों के स्ट्रक्चर्स में, दोनों के मैकेनिज्म में क्या-क्या डिफरेंसेस है, ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉलीमरेज़ जो है आरएनए वो कहाँ-कहाँ काम कर रहा है, कौन से मॉलिक्यूल्स को बना रहा है। कई बार ऐसे पूछा जाता है आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए को बनाने के लिए कौन-कौन से आरएनए पॉलीमरेज़ चाहिए होगा। ऑर्डर आपको दे देता है और सीक्वेंस बनाकर देता है और आपको सही चूज़ करना होता है कि क्या होता है, राइट? तो आपको इस तरीके से समझना चाहिए फर्स्ट। हालाँकि मैं यहाँ पे क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ बताने का कोई मेरा औचित्य नहीं बनता है। ये सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताना है। तो आरएनए पॉलीमरेज़ के तीनों टाइप्स यूकैरियोटिक के लिए और आरएनए पॉलीमरेज़ आपका प्रोकैरियोटिक के लिए। प्रमोटर एंड एनहांसर ये सीक्वेंसेस कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से यहाँ पे कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल आकर बाइंड कर सकता है, अगर ये एक्टिव है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, दोनों का रोल, एब्सेंस एंड प्रेजेंस दोनों के कंडीशंस में आपको एनालाइज करनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड देयर रोल्स, कौन-कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और उनका क्या-क्या रोल है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर बॉडी में सेल्स में नहीं बन पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हैम्पर हो जाएगी, ये भी चीज़ आपको समझना चाहिए। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, कैपिंग, पॉलीमराइजेशन एंड स्प्लाइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही प्रोसेस। मॉडिफिकेशन का कैपिंग के लिए क्या-क्या एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, कौन-कौन से मॉलिक्यूल लग रहे हैं, कैपिंग भी कौन-सा बॉन्ड हो रहा है, पॉलीएडाइलेशन जो हो रही है मीन्स पॉलीटेलिंग या टेलिंग जिसको बोलते हैं, पॉलीटेलिंग कौन कर रहा है, इनका ऑर्डर क्या होगा, स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसिंग के जो फर्दर टाइप्स हैं, मैकेनिज्म है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनमें डिफरेंसेस आपको देखना पड़ेगा। तीसरा जो यूनिट है दैट इज़ जीन एक्सप्रेशंस एंड रेगुलेशंस, यहाँ पर आपको ओपेरॉन के बारे में पढ़ना होगा। लाइकोपेरॉन एंड टूफेनोपेरॉन। लाइकोपेरॉन में आजकल जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव करके बनता है कि अगर इनमें म्यूटेशन करा दिया जाए तो क्या होगा, म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑपरेटर में, स्ट्रक्चरल जीन में एंड प्रमोटर में। तो प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन की तीनों चीज़ों को आप देख लीजिए, अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, उन पे पॉजिटिव नेगेटिव का इम्पैक्ट भी देखिए, म्यूटेशन हो जाने पर और म्यूटेशन ना होने पे क्या हो रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ में रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स किस तरीके से रेगुलेशंस हो रहा है, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग एंड एपिजेनेटिक्स, डीएनए मेथाइलेशन एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल कई बार आपसे पूछे जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशंस, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन-कौन से प्रोसेस हैं जो कि रेगुलेट कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शंस के बाद और ट्रांसक्रिप्शंस के टाइम पे। सो नॉन कोडिंग आरएनए इन रेगुलेशन दैट इज एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, पीआईआरएनए, इन तीनों का क्या रोल है, किस तरीके से ये रेगुलेट कर रहे हैं, इनका कहाँ सिग्निफिकेंस है, ये आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशंस, प्रोटीन ट्रांसलेशंस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडॉन के बारे में, लाइक डीजनरेसी है, यूनिवर्सिटी है, एटसेट्रा है।
और इसके बाद मैकेनिज्म है ट्रांसलेशंस का, राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का डिफरेंसेस, उनका कंपैरेटिवली एनालिसिस, उनमें सिमिलरिटीज, टीआरएनए स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। टीआरएनए के बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि उनके बाकी जो आर्म्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, किस आर्म्स पे कौन सी विशेषताएं, अमीनो स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, क्या उनका बेसिस होता है और किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Amino acyl tRNA synthesis is one of the key enzymes involved in the that is translation process, initiation, elongation and termination of translations, post translation modification and protein targeting। ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही नॉन स्किपेबल करने वाला टाइप का ये आपका टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे किसी भी हाल में, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। पांचवी यूनिट है दैट इज म्यूटेशन, और म्यूटेशन एंड डीएनए रिपेयर, ये बहुत ही पार्ट बी पार्ट सी दोनों ही सेक्शन में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस में पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेमशीट म्यूटेशन एटसेट्रा ये सब है, और भी बाकी म्यूटेशंस हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर, बेस सेक्शन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड मिसमैच एंड डबल स्ट्रैंडेड, ये चारों ही रिपेयर से कई बार सवाल आपके आते हैं और पूछा जाता है कि किस टाइप का रिपेयर सिस्टम आप यहाँ पे यूज करेंगे। इनका आपको जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझना होगा, और किस टाइम की कंडीशंस में ये कौन सा रिपेयर सिस्टम काम करेगा इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही पार्ट है, आप इसे चाहें तो मेथड्स इन बायोलॉजी से भी कवर कर सकते हैं, अगर आपने वहाँ पे पढ़ रखा है तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी आ जाएगी। मीन्स यूनिट नंबर 13, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये आप टॉपिक चाहे वहाँ से पढ़ लीजिए या यहाँ से, अगर वहाँ पढ़ लिए तो फिर आपको इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सारे टॉपिक्स पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पूरी प्रॉपर्टीज और लाइगेशन का पूरा प्रोसेस, और किस तरीके से आप फ्रेगमेंट निकालते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो क्या बताता है, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में लेकर के पादमीन, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मीन, बैग एंड यक, ये सारे कंपैरेटिवली आपको वेक्टर के बारे में स्टडी करना चाहिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर इसका एप्लीकेशन, ब्लॉटिंग टेक्निक, सदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक, ये सब कुछ आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है और आपको मेथड्स इन बायोलॉजी में भी पढ़ने को मिलता है। तो हालांकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी ये टॉपिक्स आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अगर आपने वहाँ से पढ़ रखा है तो आपको दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एडवांस आजकल ब्रांच है और लेवल भी है, यहाँ पर आपको टेक्निक्स के बारे में पढ़ना होता है, लाइक एज माइक्रो एरे है, आरएनए सीक्वेंसिंग है, और इसके बाद 2D पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रिस्पर कैस नाइस सिस्टम है, इन सब का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या है, जैसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एसडीएस और पेज, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस, कैसे बैंड को आप देख करके समझ पाएंगे कि मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है किसका कम है, डायरेक्शंस क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। क्रोमोटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशंस और फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसको फिश बोलते हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएनएआई मैकेनिज्म और जीन नॉकआउट एंड ट्रांसजेनिक मॉडल्स, ये सब टॉपिक आपके पार्ट सी के लिए ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के यूनिट में से। सो नाउ कम टू दैट इज स्टडी टिप्स, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इन कमिंग डेज में। पहला तो फोकस ऑन एप्लीकेशन, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टूल्स एंड टेक्निक्स को लेकर के, उनका रिसर्च में क्या एप्लीकेशंस है, किस तरीके से वो इंपॉर्टेंस है, कोई भी टेक्निक आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन आपको पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से। डायग्राम बनाइए पाथवेज के, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ जो भी ट्रांसक्रिप्शन है, रेप्लिकेशन है, सिग्नलिंग के जो कैस्केड हैं, जो पाथवेज हैं, उनका ऑर्डर में आपको फिगर बनाइए, डायग्राम बनाइए, पाथवे बनाइए कि हाँ डीएनए रेप्लिकेशन में पहले एंजाइम कौन आएगा, फिर इसके बाद एंजाइम कौन बी आएगा, फिर इसके बाद एंजाइम कौन सी आएगा, इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा और आपके एक्यूरेसी को बताएगा कि आप कितना एक्यूरेट हैं। जितना हो सके प्रीवियस ईयर के सीएसआईआर नेट पेपर को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और उनके पैटर्न को समझिए कि हाँ किस तरीके से प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं उसका आप कितना एग्जीक्यूशन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रटने के बजाय आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि आप उस पे क्या समझ रहे हैं और उसका जो कॉन्सेप्ट है उससे आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सीएसआईआर हमेशा ये जानना चाहता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, एनालिटिकल पावर है, वो अप्रोच है, वो कितना स्ट्रांग है। आपने कोई चीज़ अगर पढ़ी हुई है तो उसको लेकर के प्रॉब्लम वो जो बना करके देता है, तो क्या आप उस पढ़े हुए टॉपिक से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, यही उसका मेन पर्पज होता है। कभी डायरेक्टली आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि हाँ इस वाले चीज़ से क्या हो जाएगा। सॉरी। सो
आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके की चीज़ें आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको उस कॉन्सेप्ट से कैसे आप उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर पाएँगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको टाइम कम मिल रहा है। जो लोग कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक्सपीरियंस है उनको तो समझ में आ चुका होगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और क्या-क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। मैंने आपको पूरी कंसाइज़ करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दिया। आपको और भी कुछ चीज़ें पढ़नी है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना टॉपिक आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर के जाइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, तब जाकर के आपका उस यूनिट से पेपर जो क्वेश्चंस होंगे वो ठीक तरीके से कर पाएँगे। प्रैक्टिस करना आप ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना आप अच्छे से स्टडी करते रहिए और आपकी स्टडी सीएसआईआर की प्रिपरेशंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं। उसके लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होगा हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।